पेस डिजिटेक का 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आईपीओ ओपन हो रहा है। तो इस वीडियो में पेस डिजिटेक का रिव्यू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आईपीओ डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी की जीएमपी यानी कि आईपीओ जीएमपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जीएमपी भी देखना एक मायने है। उसके बाद कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, उस कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे, आरओई आरओसी देखेंगे। उसके बाद इसके मार्केट में इनके जैसे कितने लिस्टेड और कितने अनलिस्टेड कंपनी है तो पीयर से कंपेरिजन कर देंगे। और ये आईपीओ से जो फंड ले रही है ये कहाँ यूज करेगी, कहीं प्रमोटर अपना घर तो लेके नहीं जाएगी। और लास्ट में कैलकुलेशन बताएंगे अप्लाई करना है कि अप्लाई नहीं करना, और बाद में अपना भी ओपिनियन बताएंगे इसमें। तो हर बार की तरह जनता की जय बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों यदि आईपीओ यानी कि पेस डिजिटेक लिमिटेड आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करें तो ये 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच ओपन हो रही है। 1 अक्टूबर को अलॉटमेंट है और 3 को इनका लिस्टिंग है, समझ गए। इसका प्राइस में जो रखा गया है 208 से 219 रुपया के बीच, टोटल ये 68 शेयर का आईपीओ है। और एम्प्लॉयज को 20 रुपया प्रति शेयर छूट दिया गया है। और ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्ट होगी और टोटल इशू साइज 819 करोड़ का है, समझ गए। और अभी इसका जीएमपी की बात करें तो ये 10 से 11 रुपया के बीच जीएमपी चल रहा है। अब इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की मुख्यतः काम करती है, और ये जो इनकॉर्पोरेट हुई 2007 में हुई है। एक दूरसंचार यानी कि टेलीकॉम, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, सूचना संचार और प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, समझ गए। इतना भी नहीं समझे तो दूरसंचार का मतलब समझ लीजिए। ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का मोबाइल टावर लगाना हो, इंटरनेट का केबल बिछाना हो, ये आपको करके देती है पूरा मेंटेनेंस करके। जैसे बिजली के लिए टावर लगाना हो, फाइबर के लिए केबल बिछाना हो, ये इसका पूरा रख रखाव करो यानी कि मेंटेनेंस समेत ये करके देती है। आपको बाद में भी खराब हो गया तो ये मेंटेनेंस करते हैं, यहाँ तक कि ये ठेका ले लेती है। इसके अलावा अब ये सोलर पैनल, मैंने आपको बोला था एनर्जी, तो इसके अलावा ये सोलर पैनल और बैटरी में भी अपना कदम रख चुकी है। ये शुरुआत में सिर्फ भारत के अंदर ही काम करती थी, लेकिन अब ये म्यांमार, अफ्रीका, बांग्लादेश, फिलीपींस, श्रीलंका के अंदर भी ये काम करने लगी है। अभी यानी कि 2025 तक में कंपनी के पास लगभग 1500 से प्लस कर्मचारी हैं। और शुरुआत में जो इनका नाम था पेस पावर डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये शुरुआत में नाम नहीं था पेस डिजिटेक, इसका शुरुआत में नाम था पेस पावर डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड। इतना समझ गए। यदि आप इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझ गए तो दोस्तों इसके मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं। यदि कंपनी की एसेट्स के बारे में बात करूं तो ये 2023 से 2025 के बीच दिया गया है। तो दोस्तों एसेट्स 2023 में 840 करोड़ था, और 2024 में 2253 करोड़, 2025 में 2648 करोड़, यानी कि एसेट्स में साल दर साल ग्रोथ है। अब इसके टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो 2023 में 514 करोड़ था, 2024 में 2460 करोड़ और 2025 में 2462 करोड़, यानी कि टोटल इनकम में भी साल दर साल ग्रोथ है। अब यानी कि पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं तो 2023 में इनके पास मात्र 16 करोड़ प्रॉफिट था, 2024 में 229 करोड़, 280 करोड़ लगभग 2025 में, समझ गए। अब ये इसके एबिडिटा के बारे में आपको समझाते हैं। तो ये 2023 में इनका एबिडिटा 39 करोड़ था, 2024 में 423 करोड़ और 2025 में 505 करोड़, यानी कि एबिडिटा में भी साल दर साल ग्रोथ है। अब इनके पास कैश जो उपलब्ध है टोटल अभी तक में वो 1134 करोड़ है, यानी कि कैश में भी बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि 2023 में 313 करोड़ ही इनके पास कैश उपलब्ध था, 2024 में 534 करोड़ और इधर 2025 में 1134 करोड़। यदि मैं इसके नेट वर्थ के बारे में बात करूं तो ये 228 करोड़ 2023 में था, 2024 में 450 करोड़, 1080 करोड़ 2025 में। अब टोटल वॉरिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 192 करोड़ था टोटल उधार इनके पास 2023 में ही, और 24 में बढ़ के ये 493 हो गया। लेकिन इधर पे करके ये 160 करोड़ इनका डेप्ट रह गया 2025 तक में। मान लीजिए डेप्ट थोड़ा, और ये जो आईपीओ के पैसा से डेप्ट पे करेगी, ये भी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। दोस्तों इसके आरओई और आरओसी के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका आरओई अभी 23% है, आरओसी 38% और डेप्ट पर इक्विटी 0.13, यानी कि डेप्ट बढ़िया है। डेप्ट नहीं हो तो भी बढ़िया है, लेकिन इतना भी है तो कोई खराब नहीं है, और आईपीओ के पैसा से भी अपना डेप्ट पे कर रही है। RONW 22.87 का, पैट मार्जिन 12 का, इबिडिटा मार्जिन 20 का, प्राइस टू बिक वैल्यू 3.7 का, समझ गए। अब दोस्तों इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट में इनके जैसे कितने लिस्टेड और कितने अनलिस्टेड कंपनी है तो पेस डिजिटेक का यदि मैं आपको पी रेशियो के बारे में बात करूं तो इसका पी रेशियो 14 का है, और आईपीओ के बाद इनका पी रेशियो लगभग 17 का होने वाला है। एक्सिकॉम टेली सिस्टम का पी रेशियो दोस्तों दर्शाया नहीं गया है। HFCL का पी रेशियो 60 का और बंडाडा इंजीनियरिंग का पी रेशियो 37 का है। पी रेशियो के अनुसार इसका प्राइसमेंट रीजनेबल है, सस्ता है, आप समझ गए। ये सस्ता प्राइजमेंट लेकर आईपीओ आ रही है, क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा। यदि प्राइजमेंट सस्ता लेकर नहीं आएगा तो इसको सब्सक्रिप्शन कौन करेगा। अब दोस्तों ये समझ गए, तो अब इसके
आईपीओ से जो फंड आएगा यानी कि 819 करोड़ वो कहाँ यूज होगा? तो दोस्तों 819 करोड़ में 270 करोड़ नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जैसे बैटरी एनर्जी में अपना कदम रखी हुई उसका प्रोजेक्ट ये बनाने के लिए 270 करोड़ यूज करेगी। 315 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए, 135 करोड़ कर्ज चुकाने के लिए। तो दोस्तों इसके पास कम ही कर्ज रह जाएगा, ये भी प्लस पॉइंट है। ये आईपीओ से पैसा लेके अपना घर नहीं जा रही, कंपनी के ग्रोथ में ही काम लगा रही है। ये सबसे बड़ा इस कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है। और 180 करोड़ जनरल कॉर्पोरेशन के लिए, ये टोटल पैसा मार्केट में ही यानी कि कंपनी की ग्रोथ के लिए ही लगा रही है। तो दोस्तों ये भी बात कर लेते हैं, ये जो कंपनी यदि 100 रुपया कमाती है तो कितना इनको प्रॉफिट होता है? तो यदि 100 रुपया ये कमाती है, उससे 12 रुपया इनका प्रॉफिट होता है, 88 से 90 रुपया इनका खर्च में चला जाता है। यदि आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं 1 लॉट, तो 14,892 रुपये 68 शेयर के लिए आपको लगने हैं। यदि आप रिटेलर में मैक्सिमम लॉट अप्लाई करते हैं तो 1,93,596 रुपये लगेंगे। यदि करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिस्टिंग गेन के नजरिए से दोस्तों इसका जीएमपी अभी 11% है। ओवरऑल ओके है, जिस तरह से अभी मार्केट का कंडीशन है और जीएमपी सभी आईपीओ का चल रहा है और इतना आईपीओ मार्केट में लाइन में है, तो जीएमपी का ओवरऑल बढ़िया है। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के बारे में बात करने से पहले इसके सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी यानी कि 2-3 प्रकार की बिजनेस करती है, टेलीकॉम सिस्टम और एनर्जी सिस्टम और आईसीटी सिस्टम में। तो इससे रिस्क कम है और पॉजिटिव पॉइंट जो है इसका प्राइसमेंट बढ़िया है, डेप्ट फ्री कंपनी है, आरओई वगैरह बढ़िया, रेवेन्यू में लगातार ग्रो, आईपीओ के पैसे से भी ये डेप्ट पे कर रही है। अब इसके वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि सबसे बड़ा मैं इसके निगेटिव पॉइंट की बात करूं तो ये दोस्तों इसका टेलीकॉम सेक्टर से ही 94 से 95% रेवेन्यू आता है। यदि यहाँ और ये लगातार सरकारी से ही काम चलता है, यदि थोड़ा भी इधर उधर होता है तो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें पेमेंट में डिले हो सकता है, यह रिस्क ये रहता है। तो दोस्तों ओवरऑल कोई ज़्यादा निगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट है। और ये प्लस पॉइंट ये भी कि आईपीओ से के पैसा जो भी है ये अपने घर नहीं ले जा रही है, ये अपना कंपनी में के ग्रोथ के लिए ही लगा रही है। दोस्तों आप इतना आपका पूरा कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ ये चैनल आपके लिए भविष्य में आने वाले यानी कि 1 साल में गोल्डन साबित होने वाला है। नहीं हुआ तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं। दोस्तों यदि आपका एक कंक्लूजन क्लियर हो गया तो मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहूंगा। यदि मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाऊंगा तो ये बाद में डिसाइड करूंगा, आईपीओ के वक्त मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यदि मैं जाऊंगा भी तो लगभग आधे शेयर के अनुसार जाऊंगा, इसका 68 शेयर है, 34 शेयर के साथ जाऊंगा। अब दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और जाते जाते मेरा एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्ट्रार एडवाइजर नहीं हूं, मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सलाहकार से जरूर सलाह लेते जाते। जय हिंद।